हाँ जी। तो चित्रकला पढ़ रहे थे हम। कल हमने मेवाड़ वाली चित्रकला कंप्लीट कर ली थी। आज एक नई चित्रकला पढ़ेंगे, अपने मारवाड़ की चित्रकला के बारे में जानेंगे। मेवाड़ वाली में हमने उसके 3 पोर्शन पढ़े थे। एक चावंड पढ़ा था जो बाद में उदयपुर में आके कंटिन्यू हुआ था। एक हम पढ़ रहे थे नाथद्वारा और एक हम पढ़ रहे थे देवगढ़। चावंड में हम पढ़ रहे थे कि महाराणा प्रताप के टाइम में शुरू होती है। नासिरुद्दीन उनका मुख्य चित्रकार था, ढोलामारू का चित्र बनाया गया था। अमर सिंह के टाइम में 1605 में वही नासिरुद्दीन रागमाला बनाता है, 12 मासा का चित्रण किया जाता है। जगत सिंह प्रथम का टाइम स्वर्ण काल था, जब चित्रों की ओबरी या तस्वीर और कारखानों की स्थापना की गई थी। आपके साहिबदीन और मनोहर मुख्य चित्रकार थे। साहिबदीन व्यक्तिगत चित्र बनाता है, रागमाला का चित्रण करता है। संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में कलीला दमना और मुलादो प्याजा के लतीफे चित्रित किए गए थे। लाल, पीले, नीले, हरे, सफेद रंगों का प्रयोग ज्यादा किया करते थे वो लोग। और हम पढ़ रहे थे कदम्ब के पेड़ का चित्रण किया गया था उनके अंदर। और हम उसके अंदर पढ़ रहे थे कि 3D इफेक्ट दिखाई देता है अपने को उन चित्रों में। अजंता शैली से प्रभावित थी मेवाड़ वाली चित्रकला। राजस्थान में सबसे पहले शुरू ही वही चित्रकला हुई थी। उसके बाद में हमने देखा था कि जो नाथद्वारा वाली थी वो वल्लभ संप्रदाय की पूरी केले के चित्र मिलेंगे, भगवान कृष्ण के, गायों के, देवताओं के, गोधुली वेला के ऐसे चित्र ज्यादा मिलते हैं अपने को। हरे व पीले रंग का प्रयोग किया गया था। देवगढ़ वाला एक ठिकाना था और वो मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों का मिश्रण है। श्रीधर अंधारे उसके बारे में बताते हैं सबसे पहले हमें। और अजारा की ओबरी और मोती महल के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं अपने को। तो ये मुख्य मुख्य चित्रकला पड़ी थी। आज एक नई चित्रकला पढ़ते हैं, मारवाड़ चित्रकला। एक तिब्बत का इतिहासकार आया था एक अपने, तिब्बती हिस्टोरियन था, तारानाथ लामा। तारानाथ लामा नाम करके एक तिब्बती इतिहासकार था। और वो कहता है कि मारवाड़ में 7वीं शताब्दी के अंदर श्रृंगधर नाम का एक चित्रकार था। और श्रृंगधर के जो चित्र बनाए गए थे ज्यादातर वो यक्ष यक्षिणियों के चित्र बनाए गए थे। यक्ष किसी टाइम में देवताओं जैसा सा कुछ दर्जा रखने वाले मनुष्य हुआ करते थे। एक तरीके से आप मान लीजिए ऋषि। मैं शायद एक दिन आपको जब नोहा वाला जाख बाबा समझा रहा था तो मैंने यक्ष का मतलब और बताया था। तो वो जो यक्ष शैली है, वो जो वैसे साधु संतों टाइप के चित्र बनाए गए थे वो श्रृंगधर ने बनाए थे, नहीं यक्ष शैली के चित्र बनाए थे। तारानाथ लामा एक तिब्बती इतिहासकार है जो कहता है कि 7वीं शताब्दी में मारवाड़ के अंदर श्रृंगधर नाम का एक चित्रकार था, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को बढ़ावा दिया था। ये यक्ष शैली का जन्मदाता ही मान लीजिए, फादर ऑफ यक्ष स्टाइल था ये चित्रकला की। तो वो बंदा श्रृंगधर था। पुरानी रिकॉर्ड तो अपने को ये मिलता है इनके बारे में। फिर जोधपुर की चित्रकला में मालदेव के टाइम में शुरू होती है। इसका जो प्रारंभ दिखाई देता है वो मालदेव के टाइम में दिखाई देता है। 2 चीजें दिखाई देती है मालदेव के टाइम। एक तो मालदेव के टाइम में एक महल थे जिसके भित्ति चित्र बनाए गए थे। उस महल का नाम है चौखिलाओ। चौखिलाओ महल के भित्ति चित्र, म्यूरल पेंटिंग्स जो बनी थी वो इसी टाइम में बनी थी। एक जैनों की किताब है उत्तराधयन सूत्र, वो उत्तराधयन सूत्र जो है वो इसी टाइम में चित्रित किया गया था। तो 2 चीज, मालदेव के टाइम में जोधपुर की चित्रकला शुरू होती है, चौखिलाओ महल के भित्ति चित्र और उत्तराधयन सूत्र नाम का ग्रंथ है, ये ग्रंथ का नाम है, ये चित्रित किए गए थे। 2 बातें समझ में आई। देखो, कोई पूछ ले चौखिलाओ महल कहां पे है तो जोधपुर। चौखिलाओ महल के भित्ति चित्र किस राजा के टाइम में बनाए गए थे तो मालदेव। मालदेव के टाइम में कौन सा ग्रंथ चित्रित किया गया था तो उत्तराधयन सूत्र नाम का एक ग्रंथ चित्रित किया गया था। फिर सूरसिंह आए। सूरसिंह के टाइम में 2 चीज, ये तो ढोला मारू का चित्रण हुआ, कल ही हम बात कर रहे थे ढोला मारू की। आज तो मैं पेंटिंग लेके अभी आपके लिए एक भागवत पुराण का चित्रण किया गया। भागवत पुराण की जो भी बातें हैं उन पे चित्र बनाए गए। जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि उधर जो नानाराम नाम का एक चित्रकार है वो उदय सिंह के टाइम में 1540 में पारिजात अवतरण का चित्र बनाता है। तो पारिजात अवतरण वाली जो कहानी है वो भागवत पुराण की कहानी है। तो वहां से टॉपिक उठाया बंदे ने, टॉपिक उठा के चित्र बना लिया उस पर। तो मालदेव के टाइम में शुरू होती है, चौखिलाओ महल के भित्ति चित्र बनाए गए, उत्तराधयन सूत्र को चित्रित किया गया। सूरसिंह के टाइम में ढोला मारू और भागवत पुराण का चित्रण किया गया, मतलब इन पर चित्र बनाए गए। जसवंत सिंह के टाइम में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आना शुरू होता है। और अब आप, मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं कि जब वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आएगा तो भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए।
भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए। इसी टाइम में चित्रकला पे मुगल प्रभाव दिखाई देने लगता है। तो कोई पूछे कि मारवाड़ की चित्रकला पे मुगल प्रभाव हमें कहां से दिखाई देता है, तो मुगल प्रभाव है वो आपको जसवंत सिंह के टाइम में शुरू देता है। मुगल प्रभाव का मतलब था कि थोड़े दरबार दिखाएंगे, दरबारों में शानो शौकत दिखाई जाएगी, कपड़े है वो ट्रांसपेरेंट दिखाए जाएंगे, ये जो चीजें अंतःपुर के दृश्य एकदम महिलाएं जहां रहती है उनके सीन वगैरह, फव्वारे वगैरह दिखाने, ये सब थोड़ा मुगल स्टाइल का प्रभाव हुआ करता था। तो वो इस समय आपके जोधपुर शैली पर देखने को मिलता है, या जसवंत सिंह के टाइम में देखने को मिलता है। या मुगलों का एक और बड़ा प्रभाव, चित्र बनाते, उस चित्र के बाहर खूब सारा बड़ा हाशिया रखते, इसको हाशिया बोलते थे, मार्जिन बोला करते थे, तो मार्जिन छोड़ दिया करते थे। ये भी मुगल चित्रकला की एक विशेषता हुआ करती थी। रंग जो थे वो बहुत ज्यादा यूं थोड़े चटकिले या तड़क भड़क वाले रंग यूज में लिए जाते थे मुगलों के द्वारा। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, इसलिए भगवान कृष्ण के चित्र बनने शुरू हुए और मुगलों का प्रभाव आना शुरू होता है। मानसिंह का जो टाइम है ये जोधपुर चित्रकला का गोल्डन एरा है, स्वर्ण काल है। मुझे लगता है आपके याद आएगा कि मानसिंह के टाइम में नाथ संप्रदाय का प्रभाव था, इसलिए नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र अधिक बने। नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र, जैसे एक तो इसकी खुद की बुक थी नाथ चरित्र मानसिंह, इसी प्रकार शिव पुराण पर चित्र बनाए गए, दुर्गा पुराण पर चित्र बनाए गए, ऐसे खूब सारे अलग अलग सब्जेक्ट पे चित्र बनाए गए थे। तो मानसिंह का टाइम स्वर्ण काल था जोधपुर चित्रकला का। नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने जिनमें नाथ चरित्र, शिव पुराण और दुर्गा पुराण प्रमुख है। तकसिंह के टाइम में चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। अंग्रेज आ गए थे, 57 की क्रांति में था तकसिंह, अपने यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। उस टाइम एक चित्रकार हुआ एच मुलर, और एच मुलर ने चित्र बनाया था दुर्गादास राठौड़ का। अभी हम आगे पेंटिंग दिखाऊंगा मैं आपको दुर्गादास राठौड़ की। एच मुलर बहुत बेहतरीन पेंटर था, खूब सारे उसने राजस्थान की पेंटिंग बनाई। बेसिकली जोधपुर और बीकानेर से संबंधित कई पेंटिंग उसने बनाई थी, उसी में एक दुर्गादास राठौड़ की पेंटिंग बनाता है। आप ज्यादातर लोगों की देखी हुई है, आज हम पढ़ेंगे तो और देख लेंगे। तो तकसिंह के टाइम में यूरोपीय प्रभाव। वापस देखिए आप, मालदेव के टाइम, वापस पीछे से, तारानाथ लामा एक तिब्बती इतिहासकार है जो कहते 7वीं शताब्दी में श्रृंगधर था, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया था। मालदेव के टाइम में चोखेलाओ महल के भित्ति चित्र और उत्तराधयन सूत्र ग्रंथ चित्रित किया गया, शुरू इसी के टाइम में होती है। सूर सिंह के टाइम में ढोला मारू और भागवत पुराण का चित्रण हुआ। जसवंत सिंह के टाइम में वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बने, मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मान सिंह का टाइम स्वर्ण काल है, नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बनाए गए, नाथ चरित, शिव पुराण और दुर्गा पुराण से संबंधित चित्र बनाए गए। तकसिंह के टाइम में यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। एच मुलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। विशेषताएं क्या है, जोधपुर शैली की विशेषताएं बताएं अपने से। महिलाओं की आंखें एक तो बादाम जैसी है, मुझे मेरी नहीं समझ में आएगी महिलाओं की आंखें बादाम सी कैसी हो जाती है। बादाम सी आंखें, ऊंची पाग, पगड़ी जो है पुरुषों के चेहरे पे ऊंची ऊंची दिखाई देती है। खंजन पक्षी का चित्रण अभी दिखाऊंगा हम आगे, खंजन पक्षी कौन सा है। लाल व पीला रंग ज्यादा, लाल व पीले रंग का प्रयोग। हाशिए में लाल रंग, सॉरी हाशिए में पीला रंग, हाशिए में पीला, हाशिए समझ जाओगे आप, ये जो साइड के अंदर छोड़ा हुआ है इसमें पीला रंग, तो हाशिए के अंदर पीला रंग देखने को मिलता है। प्रेम कहानियों का चित्रण ज्यादा किया गया, ये एक अनूठी विशेषता, ये ध्यान रखना। प्रेम कहानियों का चित्रण खूब सारा हुआ, जैसे ढोला मारू, आपके महेंद्र मूमल, ये भी आगे पेंटिंग दिखाएंगे आपको। बाज बहादुर रूपमती,
बादलों का खूब चित्रण किया गया। ये मोटी मोटी सी बात है कि महिलाओं की आंखें बादाम जैसी दिखाई गई है, पुरुषों के सिर पर ऊंची ऊंची पाग दिखाई जाती थी, खंजन पक्षी का चित्रण ज्यादा किया गया है, लाल व पीले रंग का प्रयोग अधिक करते थे, हाशिए में पीला रंग भरा करते थे, प्रेम कहानियों का चित्रण अधिक है, बादलों का चित्रण अधिक है। तो कभी कोई जोधपुर चित्रकला अपने को लिखनी हो मेंस में तो 2-3 विशेषताएं भी याद रहे, आपने लिख के आए तो थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों का, तो विशेषताएं याद रखना। इसमें बेसिकली ये प्रेम कहानियों का चित्रण, हाशिए में पीला रंग, है ना, खंजन पक्षी, ये 2-4 बातें याद रह जाए तो ठीक है, इतनी तो खूब होती है अपने आप में। बादलों का चित्रण याद रखें ना, जोधपुर साइड में वैसे तो बादल आते नहीं थे, तो चित्रों में बना बना के राजी हो गए लोग। चित्रकारों के नाम देखिए आप, ये ज्यादातर चित्रकार तो जो है ये आपके मानसिंह के टाइम के, मानसिंह के टाइम के चित्रकार थे। ये जो डालचंद है इसने एक बहुत प्यारा चित्र बनाया था, इसमें अभय सिंह डांस देख रहा है, जो जोधपुर का राजा अभय सिंह, अभय सिंह का एक चित्र बनाया था नृत्य देखते हुए। तो कोई पूछे कि अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र किसने बनाया था, तो वो डालचंद है। एक मैं और बताऊं तो एक चित्रकार और हुआ बहुत अच्छा यहाँ पे जोधपुर के अंदर, वीर जी। और वीर जी ने 1623 में रागमाला का चित्रण किया था। अच्छा, करवाया किससे रागमाला का चित्र, किसने करवाया? तो पाली के एक बंदे हुआ करते थे विठल दास चंपावत, उन विठल दास चंपावत ने इसको कहा कि यार वीर जी एक रागमाला तो रच यार, और इसने बाद में रागमाला का चित्रण किया था। तो ये भी याद रहे कि वीर जी नामक एक चित्रकार ने पाली के विठल दास चंपावत के कहने पर 1623 में रागमाला का चित्रण किया था। अब याद रहना चाहिए आपके कि मेवाड़ में रागमाला का चित्रण किया था आपके नासिरुद्दीन और फिर साहिबुद्दीन पढ़ रहे थे हम, यहां पर रागमाला का चित्रण कर रहा है वीर जी 1623 में पाली के विठल दास चंपावत के कहने पर। डालचंद का एक चित्र है जिसमें अभय सिंह का नृत्य देख रहा है। सबसे बेहतरीन चित्र यदि किसी बंदे के मिले अपने को तो दाना भाटी के चित्र मिले। इसमें जोधपुर चित्रकला का एक्सट्रीम है, चरमोत्कर्ष है जोधपुर चित्रकला का अपने आप में। मैं दिखाऊंगा आगे दाना भाटी का एक पेंटिंग दिखाऊंगा आपको, तो अमरदास भाटी, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, शंकर दास, माधो दास, शिवदास, याद हो जाएंगे। देखो 3 तो दास ही है, शंकर दास, शिवदास, माधो दास। शंकर शिव दोनों ही इसके अंदर आ गए, माधो और देख लो। ऊपर वाला एक अमरदास, तो जिसमें दास वगैरह है, भाटी वगैरह ऐसा कुछ लिखा है, तो पूछ लीजिए चित्रकार कहाँ के, तो दिमाग में रखना ये सारे के सारे कहाँ के, जोधपुर के। एक आधा नाम को आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब याद रह जाएंगे। डालचंद जो है वो याद रह जाएगा आपके, अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया था। वीर जी याद रहेंगे आपको, 1623 के अंदर एक वीर पुरुष पे चित्र बनाया इन्होंने, विठलदास चंपावत वीर पुरुष थे पाली के, उनके कहने पर रागमाला का चित्रण कर दिया था। एक और बड़ी जोरदार बात, जोधपुर चित्रकला में एक भारत की पुरानी बुक थी मतीराम, सॉरी मतीराम राइटर का नाम, मतीराम की बुक थी रसराज। इस रसराज पे खूब चित्र बनाए गए थे, इसकी जो कहानियां हैं उसका चित्रण किया गया था। मतीराम राइटर का नाम है, चित्रकार नहीं भाई, चित्रकार तो यही चित्रकार थे जिन्होंने चित्र बनाए थे, पर मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण कौन सी चित्र शैली में किया गया था, तो मारवाड़ चित्र शैली में किया गया था। याद रखना थोड़ी सी ये बात अपने, ये भाई अपने जोधपुर चित्रकला हो गई। आगे बढ़े हम बीकानेर चित्रकला। बीकानेर चित्रकला राय सिंह जी के टाइम में शुरू होती, कोई भागवत पुराण का चित्रण करवाया करते थे, भागवत पुराण का चित्रण करवाया। अनूप सिंह का जो टाइम है वो बीकानेर के चित्रकला का स्वर्ण काल, और मत कहूंगा यार अनूप सिंह का टाइम बीकानेर के चित्रकला का स्वर्ण काल नहीं है। अनूप सिंह का जो टाइम है वो वास्तव में बीकानेर की चित्रकला ही नहीं बल्कि बीकानेर के हर डिपार्टमेंट, कला के हर क्षेत्र का स्वर्ण काल था अनूप सिंह का जो टाइम था। कारण भी था, अनूप सिंह के समकालीन उधर मुगल बादशाह था औरंगजेब। औरंगजेब ने विभिन्न कलाओं पर रोक लगा दी थी, संगीत, चित्रों पर रोक लगा दी थी, और वे तमाम लोग जो मुगल दरबार में अब तक रहते थे वो भाग के राजस्थान की तरफ आए। और जब राजस्थान में उनको अनूप सिंह जैसा बंदा मिल गया तो ओबरा 25 थी, उसने इनको प्रेसरे प्रदान किया था। बीकानेर में वास्तव में 2 प्रकार की चित्रकला हुआ करती थी, एक उस्ता कला और एक मथेरेना कला।
दो अलग अलग चित्रकलाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। उस्ताद तो एक शब्द होता है, उस्ताद, मैं शायद कभी पहले बता चुका हूं आपको। एक शब्द होता है उस्ताद, इंग्लिश में बोले तो एक्सपर्ट, निपुण, कुशल आप कहेंगे उसको, है ना। जो किसी काम में एक्सपर्ट हो, किसी काम में निपुण हो, कुशल हो, उस्ताद हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उस्ताद। मुगलों के दरबार में लाहौर के अंदर कुछ ऐसे चित्रकार थे जो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाया करते थे। बीकानेर के राजा इनको अपने दरबार में लेके आ गए थे। उन उस्तादों ने बीकानेर में जो चित्र बनाए वो उस्ता कला हो गई। खूब सारे अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए थे। हालांकि हम लोग एक ही बात के लिए इनको जानते हैं कि हम कहते हैं कि इन्होंने, हाँ मैं ये बात बताऊं उससे पहले, मैं कई बार जब ऑफलाइन क्लास में बच्चों से पूछता हूं कि यार उस्ता कला क्या होती है, और बच्चा बड़े जोर शोर से जवाब देता है कि सर ऊंट पर जो की जाती है। मैं पूछता हूं उसको कि ऊंट पे क्या की जाती है, तो सर ऊंट पे डिजाइन बना देते हैं। तो ऊंट पे डिजाइन कैसे बना देते हैं? कि सर ऊंट के बाल काटेंगे और ऊंट के बाल काट के उस पर डिजाइन बना दी जाएगी। इसमें क्या कला हुई? बहुत साधारण सी बात है, कोई बालों को काटने वाला उस प्रकार से डिजाइन बना सकता उन पे। वास्तव में उस्ता कला ये ऊंट के बाल वाली डिजाइन नहीं है। उस्ता कला ये थी कि ऊंट का चमड़े पे सोने की कारीगरी किया करते थे, उसको उस्ता कला बोलते थे। बेसिकली तो वो लोग तेल की कुप्पियां बनाते थे। तेल की कुप्पियां होती थी, ऊंट के चमड़े से बनती थी, उनपे सोने की कारीगरी करते, बहुत महीन नक्काशी थी वास्तव में वो। इसको उस्ता कला कहा करते थे। उसमें निपुणता चाहिए, उसमें कुशलता चाहिए। पर आजकल फेमस वो हो रखी है कि ऊंट के बाल काट के आप डिजाइन बना दो। तो उस्ता कला ये थी कि ऊंट की खाल पर, ऊंट के चमड़े पर कैमल लेदर, सोने की कारीगरी, सोने का चित्रण, इसको उस्ता कला कहा करते थे। कहते हैं मुगल दरबार से दो चित्रकार लाए गए थे, अली रजा और रुकनुद्दीन। इन्होंने शुरू की थी। तो बीकानेर में इस उस्ता कला को शुरू करने वाले कोई बंदे थे तो अली रजा और रुकनुद्दीन थे। ये इस चित्रकला को शुरू करते हैं। अब तो बीकानेर में खूब ही होती है, बीकानेर के कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर में सिखाई जाती है। कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर अब तो इसका ट्रेनिंग सेंटर है। वहां पे सिखाते हैं उस्ता कला। खूब अच्छे अच्छे कलाकार हुए इसके, रामलाल हुए, हसन, आसिर खां, हैसामुद्दीन उस्ता, और ये हैसामुद्दीन जी जो थे इनको पद्मश्री मिला हुआ है। इब्राहिम, ईसा, शाहदीन, खूब सारे हुए थे। पर सब प्रकार की पेंटिंग की है भाई इन्होंने। कागजों पे भी चित्र बनाए थे, ऊंट के चमड़े पे भी चित्रकारी की थी इन्होंने, ऊंट की खाल वाली डिजाइन वगैरह भी बनाई थी। जितने प्रकार के चित्र बनाए जा सकते हैं सब प्रकार के, कैनवास पे बनाए थे, वसलियों पर बनाए थे। तो खूब सारे चित्रकार देख लो। तो उस्ता कला क्या है? तो ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण किया जाता था। इसके लिए उस्तादों को मुगल दरबार से बुलाया गया था। दो उस्ताद मुख्य थे, अली रजा और रुकनुद्दीन, जिन्होंने इसको शुरू किया था। वर्तमान में बीकानेर के कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर के अंदर उस्ता कला सिखाई जाती है। इसके मुख्य मुख्य कलाकार रामलाल, हसन, आसिर खां, हैसामुद्दीन उस्ताद, जिसको इसके लिए पद्मश्री दिया गया था बाद में, इब्राहिम, ईसा और शाहदीन है। अलग अलग दूसरे चित्र भी इन लोगों ने बनाए थे। उस्ता कला का मतलब केवल ये मत मान लेना कि केवल ऊंट वाला काम ही करते रहते थे सारे दिन। चित्रकार थे, अच्छे पेंटर थे, दूसरे काम भी करते थे। मथेरेना कला, ये मथेरेना जैन होते हैं, तो ये जैन चित्रकार थे। वास्तव में लोग भित्ति चित्रण करते थे, म्यूरल पेंटिंग्स बनाते थे। देखो भित्ति चित्रण दो प्रकार का हो सकता है। एक तो जब दीवार मकान बन रहा हो तो गिली दीवार पर यदि बनाए जाए उनको तो बोलते हैं फ्रेस्को। और दीवार सूखने के बाद में यदि खुर्च खुर्च कर इसको बनाया जाए
तो उसको बोलते हैं टेम्पेरा। यदि गीली दीवार पर बनाया जाए तो फ्रेस्को कहते हैं। फ्रेस्को इसका एक नाम और होता है अराइस। और यदि दीवार सूखने के बाद बनाया जाए तो उसको बोलते हैं टेम्पेरा। कि मकान बन गया, दीवार सूख गई, अब खुर्च के बनाओगे भित्ति चित्र तो टेम्पेरा है। दीवार जब बन रही थी गीले प्लस्तर पर यदि आप बनाओगे, वेट दीवार पर बनाओगे तो उसे फ्रेस्को अराइस कहते हैं। वास्तव में बीकानेर वाले ये जो थे फ्रेस्को करते थे, फ्रेस्को अराइस करते थे। अच्छा, बनाते क्या थे? तो राजा महाराजाओं के चित्र। राजा महाराजाओं के चित्र बनाया करते थे। अब पर इनको ही नाम नहीं है, फ्रेस्को अराइस नहीं बोलते थे। ये बाद में इसका नाम निकाल लेते हैं, ये इसको कहते थे आला गिला। कि भाई आला, आले आले में बनाएंगे हम तो चित्र, गिले गिले में चित्र बनाएंगे, तो इसका नाम आला गिला कर दिया। शेखावटी वाले और तेज पड़े, उन्होंने इसका नाम कर दिया पणो। तो मथेरना कला वास्तव में जैनों में एक सबकास्ट होती है मथेरना, उनके द्वारा भित्ति चित्रण किया जाता था, क्योंकि गिले प्लस्तर पे किया जाता था। गीले प्लस्तर पर उनके द्वारा किया जाने वाला भित्ति चित्रण था। इसे फ्रेस्को अराइस भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में वो लोग इसे आला गिला बोलते थे और शेखावटी वाले इसको पणो कहा करते थे। खूब अच्छे अच्छे चित्रकार वे इसके, चंदूलाल, मुन्ना लाल, मुकुंद, ऐसे चलोगे। तो दो प्रकार की चित्रकला बीकानेर में उस्तादों द्वारा शुरू की गई उस्ताकला, अली रजा रुकनुद्दीन द्वारा। मथेरना नाम के मथेरना जो जैन चित्रकार थे उनके द्वारा जो गीले प्लस्तर पर चित्रकारी की जाती थी उसको मथेरना कला। लोकल भाषा में इसको आला गिला या पणो कहा जाता था। वैसे इसका नाम फ्रेस्को अराइस होता है। गीले प्लस्तर पर वो राजा महाराजाओं के चित्र बनाया करते थे। इसका मतलब है कि राजा महाराजा जब भी कोई महल वगैरह बनाते तो गीले प्लस्तर पे उसको कहते भाई पेंटिंग बना दे यहाँ पे। वो जो पेंटिंग बना दिया करते थे उसको लोकल भाषा में वो लोग गीला आला गिला बोल दिया करते थे। मथेरना बनाते इसलिए मथेरना कला कर देते हैं। वैसे उसका नाम फ्रेस्को अराइस है। मुझे एक मूवी याद आती है, लव आजकल, सैफ अली खान दीपिका पादुकोण की एक मूवी है इम्तियाज अली की, और उसके अंदर सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण में ब्रेकअप होता है। विदेश में रहते हैं वो लोग। दीपिका पादुकोण कहती है मैं वापस इंडिया जा रही हूं तथा इंडिया जाके फ्रेस्को करूंगी। मूवी को देखते हुए अपने एकदम कान खड़े हो गए, फ्रेस्को करेगी, ये गिले प्लस्तर पर चित्रकारी करेगी। फिर मूवी में अगला सीन दिखाते हैं कि सैफ अली खान उसको मनाने के लिए आया है, वो एक बिल्डिंग के अंदर और दीवार को खुर्च के उस पर चित्र बना रही है। अरे तो टेम्पेरा कर रही है। फिर इसने ऐसा क्यों कहा कि मैं फ्रेस्को करूंगी? इसका मतलब डायरेक्टर गलत बना गया सीन। उसने करवाई टेम्पेरा है, बुलवाया फ्रेस्को है। फिर मुझे लगा यार इम्तियाज अली इतना बड़ा डायरेक्टर इससे ऐसी गलती कैसे कर सकता है। फिर समझ में आया कि लोग भी कहां फ्रेस्को टेम्पेरा को नोटिस करते हैं। लोगों को दीपिका पादुकोण देखनी थी, इम्तियाज अली ने उसको बहुत खूबसूरती के साथ दिखा दिया। बाकी चीजें कौन फ्रेस्को कर रही, कौन टेम्पेरा कर रही, तेरे जैसे कोई दिमाग में कुछ नहीं आ जाए तो भले ही हो, बाकी कौन ध्यान देता है इस तरफ और कौन नहीं देता है। आप ध्यान देना भाई, गीले पे कराए तो फ्रेस्को, सूखे पे कराए तो टेम्पेरा है। तो ये दो प्रकार की चित्रकला थी बीकानेर में, उस्ता कला और मथेरना कला। विशेषता है बीकानेर चित्रकला की, खूब सारी विशेषता है। ये तो मुगल चित्रकला का प्रभाव है, ऑब्वियस सी बात है, मुगलों के साथ में लंबे टाइम तक रहे। तो बीकानेर के ज्यादातर राजाओं की पोस्टिंग साउथ में रखी, तो दक्षिण चित्रकला का प्रभाव है। बीकानेर पंजाब के पास में पड़ता है, तो पंजाब चित्रकला का प्रभाव है। तीन तो ये दिखाई देते हैं, मुगल चित्रकला का प्रभाव, दक्षिण चित्रकला का प्रभाव है और पंजाब चित्रकला का प्रभाव। अच्छा, और पहाड़ों का चित्रण ज्यादा किया गया। रेत के टीलों का चित्रण ज्यादा किया गया। फूल पत्तियों का चित्रण ज्यादा हुआ।
फूल पत्तियों का चित्रण अधिक। महिलाएं एकदम जीरो फिगर दिखाई गई है, पतली पतली सी महिलाएं, एक हरी तनवंगी, एकदम पतली पतली सी महिलाएं दिखाई हुई है इसके अंदर। एक बड़ी जोरदार विशेषता है इसकी कि मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए। मुस्लिम चित्रकार है और हिंदू देवी देवताओं के चित्र है। सांप्रदायिक सद्भाव है अपने आप। और अभी देखो पीछे मैंने जितने चित्रकार भी बताए थे उनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। राजा चूंकि हिंदू थे तो राजा तो हिंदुओं के चित्र बनवाएंगे, तो मुस्लिम चित्रकारों ने भी भाई हिंदू देवताओं के चित्र बना दिए थे। मुझे और याद आता है कि मैं शायर का नाम भूल रहा हूं, पर किसी एक शायर का बीकानेर के बारे में डायलॉग है, तेरा सारा जहर उतर जाएगा 2 दिन मेरे शहर में रहकर तो देख, कि जो भी दिमाग का कचरा है वो सारा साफ हो जाएगा, 2 दिन कोई बीकानेर में रह के तो देखे। तो सांप्रदायिक सद्भाव पे कही गई लाइन है, याद रखना। आप बीकानेर का नाम लेके क्यों लिखो, कल को कोई ऐसे आए उसमें भारत के बारे में, राजस्थान के बारे में लिखना, आपने उधर चिपकाना, किसको पता एग्जैक्टली बीकानेर के बारे में बोली गई या नहीं बोली गई। आप कहीं ऐसी बात लिखो तब कहना कि भारत की गंगा जमुना तहजीब को देखकर लगता है, बाद में लाइनें चिपका देना आपने। तो ये मैं लाइन जब भी पढ़ता हूं कि मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवताओं के चित्र बनाए थे, तब मुझे लगता है कि हाँ यार ये बात तो सही है। एक और बड़ी जोरदार बात, एक तो बीकानेर के चित्रकार और एक शेखावाटी के चित्रकार, चित्रों के साथ में नाम और तिथि लिख दिया करते थे। ये विशेषता बाकी जगह देखने को नहीं मिलती। नेम एंड डेट यदि कहीं पर देखने को मिलता है तो ये बीकानेर और शेखावाटी के चित्रकारों के साथ में देखने को मिलता है कि वो चित्रों के साथ में अपना नाम भी लिखते थे और तिथि भी अंकित कर दिया करते थे। बाकी भारत में लोग यूं देखते कि यार सब भगवान का करवाया हुआ है, नाम लिखने से क्या फायदा है। मैं हमेशा कई बार क्लास में हंसता रहता हूं कि यार भारत में हम हर चीज में भगवान को क्रेडिट दे देते हैं, खुद कभी क्रेडिट लेते ही नहीं। कि पापा से कोई पूछेगी बिजनेस अच्छा चल रहा है आपका, तो पर पापा कहेंगे अरे अरे सब भगवान की दया है। किसी और बंदे से पॉलिटिक्स ऐसी चल रही है, उसको कहा जाएगा नेताजी आजकल तो खूब प्रगति कर रहे हैं, अरे सब ऊपर वाले की दया है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपसे पूछेंगे कि आपने मेहनत की, आपका सिलेक्शन हो, आप वापस करो, उसकी कृपा है, उसकी कृपा के बिना कुछ ही नहीं हो सकता। तो भारत में लोग किताब लिखने के बाद और चित्र बनाने के बाद में उसके नीचे नाम तक नहीं लिखते थे। ये बीकानेर वालों ने शुरू किया कि ना भाई साहब ऊपर वाले की तो है जो है, पर मेरी भी मेहनत है, मेरा नाम है, मेरी डेट है इसके साथ में, तो नाम और तिथि भी लिख दिया करते थे। बीकानेर वाले में रंग भी अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको। लाल रंग यूज में लिया करते थे, बैंगनी रंग यूज में लिया इन लोगों ने, बादामी रंग यूज में लिया, स्लेटी रंग यूज में लिया, तो खूब सारे अलग अलग रंग भी यूज में लिए गए थे। तो मुगल, दक्षिण और पंजाब चित्रकला का प्रभाव है। पहाड़ों के चित्र बनाए गए, रेत के टीलों के चित्र बनाए गए, फूल पत्तियों का चित्रण किया गया, एक हरी तनवंगी महिलाएं, मतलब जीरो फिगर महिलाएं, पतली पतली महिलाएं। मुस्लिम चित्रकार हिंदू देवताओं के चित्र बनाते हैं। बीकानेर और शेखावाटी के चित्रकार अपने चित्रों के साथ में नाम और तिथि लिखते हैं। लाल, बैंगनी, बादामी और स्लेटी रंगों का प्रयोग करते थे। ये भाई आपके बीकानेर वाली चित्रकला। किशनगढ़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पेंटिंग स्टाइल को इंडिया की है तो किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल है। सावंत सिंह नाम का एक बंदा, जिसे हम नागरी दास के नाम से भी जानते हैं, शायद मैंने थोड़ी थोड़ी बातें इनकी बताई थी आपको। किशनगढ़ की स्थापना 1609 के अंदर जोधपुर महाराजा थे उदय सिंह, महाराजा उदय सिंह, उनके आगे लीनेज के अंदर हुए किशन सिंह। उन किशन सिंह ने इस किशनगढ़ रियासत की स्थापना की थी अलग से। 1609 में किशनगढ़ की स्थापना हुई थी जहांगीर के टाइम में। इसी में एक राजा वे सावंत सिंह, जिन पे वल्लभ संप्रदाय का इतना अधिक प्रभाव आ गया था कि उन्होंने अपना नाम बदलकर नागरी दास रख लिया था। भगवान कृष्ण पे बहुत प्यारी बुक लिखी थी उन्होंने, नागर समुच्चय। नागर समुच्चय नाम की बुक लिखी थी। इनका जो टाइम है ये किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। चूंकि वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था इसलिए राधा कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए थे। राधा कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए।
सावंत सिंह पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव की वजह से राधा कृष्ण के चित्र अधिक बने। इन्होंने नागर समुच्चय नामक पुस्तक लिखी थी। इनका समय किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। चित्रकारों के कुछ तो ये नाम आप देखिए इसमें, नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लालड़ी दास। पढ़ने की कोशिश करना, 2-4 भी यदि दिमाग में कोई फंस गए ना तो बढ़िया बात है, क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है और वो 4-5 नाम एक साथ देके पूछते हैं इनमें से कौन था और कौन नहीं था। एक आधा दिमाग में फंसा हुआ रहेगा, थोड़ा ठीक रहेगा। एक कई नाम जैसे लालड़ी दास थोड़ा अलग सा दिखता है, यार ऐसा नाम अलग सा है, थोड़ा यूनिक सा नाम है अपने आप के अंदर, है ना। सवाई राम, रामनाथ, मदन सिंह, मूलराज, ये ध्वज वाले इसके अंदर ज्यादा मिलेंगे। जैसे मैं 2 चित्रकार और बताऊंगा अभी, सीताराम, नानक राम। पर मैं 2 पेंटर्स की स्पेशल बात करना चाहूंगा। एक सबसे अच्छे जो पेंटर थे सावंत सिंह के, उनका नाम था मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद सबसे मुख्य पेंटर ये थे, और इन्होंने एक तो आपके नागर समुच्चय का चित्रण किया। नागर समुच्चय बुक लिखी उन्होंने थी, नागरीदास जी ने, सावंत सिंह जी ने, पर उसमें चित्र बनाने का काम इन्होंने किया था। राधा कृष्ण वाले चित्र इन्होंने बनाए। नागर समुच्चय भी भगवान कृष्ण पर ही है। जब भगवान कृष्ण तो बना लिए, जब राधा बनाने की बात आई, सब राधा कैसी बनाई जानी चाहिए, तो कहा राधा, सावंत सिंह जी ने कहा मेरी जो प्रेमिका है उसकी तरह की राधा बना दो। और इनकी प्रेमिका का नाम था रसिक बिहारी, तो उस रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया गया था। आज दिन तक आप राधा जी की जो भी घर में फोटो लगा रखी है, और यदि आप उसकी पूजा कर रहे हैं तो आज घर पे दोबारा देखना प्लीज, वो भगवान कृष्ण की प्रेमिका है या नहीं मुझे पता नहीं, पर वो सावंत सिंह की प्रेमिका रसिक बिहारी जरूर है। आज दिन तक राधा जी की जितनी भी पेंटिंग मिलती है वो सारी रसिक बिहारी की पेंटिंग है। तो रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित करवाने वाले सावंत सिंह जी थे, अपनी प्रेमिका को प्रसिद्धि कर गए यार पूरी तरीके से। अब रसिक बिहारी नाराज हुई। रसिक बिहारी का ये क्या मतलब हुआ, मतलब मुझे राधा बना के छोड़ दिया, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं कोई मेरी। अरे नहीं, इंडिविजुअल वैल्यू भी आपकी। और एक इनका जो व्यक्तिगत चित्र बनाया गया था, इंडिविजुअल एक पेंटिंग बनाई गई थी, जिस पेंटिंग को हम कहते हैं बनी ठनी। तो बनी ठनी वास्तव में रसिक बिहारी की पेंटिंग है। रसिक बिहारी को वैसे तो राधा के रूप में चित्रित किया गया था, पर उनका एक फोटो अलग से और बनाया गया था, जिस फोटो को बनी ठनी कहा जाता है। अभी हम देखेंगे तब मैं बनी ठनी की और कई बातें बताऊंगा आपको। एक चित्रकार वे अमीर चंद, और अमीर चंद ने एक बहुत अच्छा सा चित्र बनाया था, चांदनी रात की गोष्ठी। गोष्ठी मतलब पार्टी, चांदनी रात की गोष्ठी। मोरध्वज निहाल चंद सावंत सिंह के मुख्य चित्रकार थे, जिन्होंने नागर समुच्चय का चित्रण किया उनकी बुक का। राधा कृष्ण के चित्र बनाए। राधा, रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया गया। रसिक बिहारी का एक व्यक्तिगत चित्र भी मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था, जिसे बनी ठनी कहा जाता है। अमीर चंद ने एक चांदनी रात की गोष्ठी नाम का चित्र बनाया था। कुछ चित्रकारों के नाम ये देखो, ध्वज तो मैं कह रहा था आपको, सूरध्वज भी याद रख लेना इधर थोड़ा सा। लालड़ी दास थोड़ा अलग सा नाम याद रखना। सवाई राम, रामनाथ, मदन सिंह, मूलराज, सीताराम, नानक राम। विशेषताएं क्या है, एक तो इसमें हिमाचल प्रदेश की एक पेंटिंग स्टाइल है कांगड़ा, उस कांगड़ा शैली का प्रभाव है। कांगड़ा स्टाइल का प्रभाव दिखाई देता है। कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखाई देता है। फिर आप वल्लभ संप्रदाय के चित्र जहां ज्यादा बनेंगे वहां पर नारी सौंदर्य का चित्रण ज्यादा होगा। भाई राधा जी ज्यादा बनेंगे, राधा ज्यादा बनेंगे तो नारी सौंदर्य आएगा। जहां वल्लभ संप्रदाय देखो वहां एक विशेषता, तो आंख मूंद के लिख देना कि नारी सौंदर्य का चित्रण अधिक। नारी सौंदर्य का चित्रण अधिक किया गया। महिलाओं का फेवरेट कलर गुलाबी, तो गुलाबी और सफेद रंग का प्रयोग। हाशिए में भी हल्का गुलाबी रंग, गांव में बोलते हैं मोतिया रंग, हल्का गुलाबी हो तो भाई मोतिया रंग आपका, हल्का गुलाबी रंग हाशिए में। महिलाओं के जितने भी चित्र उनमें नाक का एक आभूषण दिखाया हुआ, वेसरी, अभी वो भी मैं दिखाऊंगा आगे।
नाक का आभूषण वेशरी सब के अंदर दिखाया हुआ है इनके अंदर। केले के चित्र ज्यादा, वल्लभ संप्रदाय जहां होगा वहां पे केले के चित्र होंगे। सरोवरों का चित्रण ज्यादा, पौंड, इनके अंदर आपके सारस, हंस, इनका चित्रण ज्यादा किया गया। तो किशनगढ़ चित्रकला पर कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखाई देता है। नारी सौंदर्य का बहुत अधिक ही चित्रण हुआ इसके अंदर, गुलाबी और सफेद रंग ज्यादा यूज में लिए गए। हाशिए में हल्का गुलाबी रंग भरा गया। महिलाओं के नाक में एक आभूषण दिखाया गया जिसको कि हम वेसरी कहते हैं। केले के चित्र ज्यादा बनाए गए, वल्लभ संप्रदाय की विशेषता है। सरोवरों के चित्र बने, हंस के चित्र बनाए गए, ये भी थोड़ा सा दिमाग के अंदर है। अजमेर चित्रकला, एक देखो एक नॉर्मल सी बात याद रखना, अजमेर चित्रकला वो चित्रकला जिसपे हिंदू प्रभाव भी है, मुस्लिम प्रभाव भी है, और बाहर में अंग्रेज आ गए थे ईसाई प्रभाव भी है। राजस्थान की एकमात्र चित्रकला जिस पर अपने को तीनों प्रभाव दिखाई देते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई प्रभाव दिखाई देते हैं। अजमेर शहर की जो चित्रकला थी उसके अंदर तो थोड़ा राजसी वैभव वगैरह दिखाई देता है। गांव की जो चित्रकला है उसके अंदर आपको लोक संस्कृति दिखाई देगी। अजमेर में ठिकाने थे खूब सारे, उन ठिकानों की जो चित्रकला है उसमें राजपूती संस्कृति दिखाई देगी। अलग अलग चीजें, हिंदू मुस्लिम, ये एक जोरदार बात है, ये याद रखें कि एकमात्र चित्रकला जिस पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों प्रभाव दिखाई देते हैं वो अजमेर चित्रकला है। शहर की चित्रकला में राजसी वैभव दिखाई देता है, गांव की चित्रकला में लोक संस्कृति दिखाई देती है, ठिकानों की चित्रकला में राजपूती संस्कृति दिखाई देती है। कौन कौन से ठिकाने थे अभी हम पढ़ते हैं। इसके चित्रकार है, देखो ये चांद जो था ये जूनियर ठिकाने का था, और इस चांद का एक बहुत अच्छा चित्र है पाबूजी पर बनाया हुआ, राजा पाबूजी। ये जो तैयब है ये ठिकाना था सावर। राम सिंह भाटी नांद का था। जालजी और नारायण भाटी खरवा के थे। माधो जी और राम मसूदा ठिकाने के थे। अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा तीनों अजमेर के थे। जिसमें याद ये रखे जाए, उसना और साहिबा ये दोनों महिला चित्रकार है। तो कोई पूछे कि उसना व साहिबा नाम के महिला चित्रकार किस चित्रकला में थे, तो अजमेर में थे। मुझे याद आता है साहिबा वाला क्वेश्चन तो पूछा हुआ एक बार, कमला इलायची आपके उसके अंदर नाथद्वारा वाली में, उसना और साहिबा आपके किस में है, तो ये दोनों आपके अजमेर वाली के अंदर। चांद जूनिया का है जिसने राजा पाबूजी का चित्र बनाया। तैयब सावर ठिकाने का था। राम सिंह भाटी नांद ठिकाने का था। जालजी और नारायण भाटी खरवा के थे। माधो जी और राम मसूदा के थे। अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा तीनों अजमेर के थे, जिनमें उसना और साहिबा दो महिला चित्रकार है। नागौर चित्रकला, और तो कोई ज्यादा विशेषताएं नहीं। एक तो नागौर चित्रकला में बुझे हुए रंग यूज में लिए गए, फीके फीके डल कलर यूज में लिए गए। वृद्धावस्था के चित्र, बुढ़ापे के, वो चित्र खूब अच्छे बनाए गए। पारदर्शी कपड़े, ट्रांसपेरेंट, या तो गेट पे चित्र बनाए गए लकड़ी के किवाड़ों पे, उन पे बहुत अच्छे चित्र बना दिए इन्होंने, या फिर महलों के अंदर भित्ति चित्र, किले के या महल के, सीधा सीधा मैं भित्ति चित्र लिख देता हूं, समझ जाओगे आप, म्यूरल पेंटिंग्स। नागौर वाले में सिंपल सिंपल 4-5 बातें याद रखनी है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग है, वृद्धावस्था के चित्र बनाए गए, पारदर्शी कपड़े चित्रित किए गए, और लकड़ी के किवाड़ या भित्ति चित्रण, लकड़ी के किवाड़ों पर अथवा दीवारों पर चित्र बनाए गए थे। ये याद रख लेना आपने। और नागौर वाले में कोई बात नहीं। जैसलमेर वाली चित्रकला बेसिकली राजा महाराजा थे तो अखेर सिंह के टाइम में, पहले हर राज के टाइम में थोड़े चित्र बने थे, फिर अखेर सिंह के टाइम में बने, फिर मूल राज के टाइम में इनका संरक्षण मिला। तो कोई पूछे भाई जैसलमेर को चित्रकला को किन किन राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था, तो हर राज, अखेर सिंह और मूल राज। मूमल के चित्र बनाए गए, सर्वाधिक चित्र है वो मूमल के। मूमल यहीं के राजकुमारी थे लोदरवा की। तो
जैसलमेर वाली चित्रकला की विशेषता यह कि अन्य कोई चित्रकला का प्रभाव नहीं, शुद्ध देसी है। मुझे लगता है कि यार जैसलमेर में प्रभाव छोड़ने जाता ही कौन? अबुल फजल तो खुद कहता है कि आपको वहां जाने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, तो और दूसरे कोई प्रभाव नहीं आ पाए। तो ये कोई पूछ ले कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला पर अन्य किसी चित्रकला का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है, तो जैसलमेर वाली चित्रकला है। मैं पेंटिंग लाया था आपके लिए कुछ। ये एएच मुलर का वो चित्र है दुर्गादास राठौड़ का, जिसके बारे में शायद मैंने कभी पहले बात की होगी आपसे कि किसी कवि का एक दोहा था कि 8 पहर 24 घड़ी घुड़ला ऊपर बास, सेल अणीशु सेक तोन बाटी दुर्गादास। कि 8 पहर 24 घड़ी वो घोड़े पे बैठा रहता था, टाइम नहीं था खाना खाने का, इसलिए बाटी जो था वो भाले से सेक लिया करता। सेल अणीशु सेक, तो सेल मतलब भाला, अणी मतलब नोक, उसे बाटियां सेक लिया करता था, बाटियां सेक रहा है। तो दुर्गादास राठौड़ का बहुत फेमस चित्र आप ये देखिए कि एक विदेशी चित्रकार है जिसका अपने से क्या लेना देना रहा था, उसने इतना अच्छा पेंटिंग बनाया। और आप तो, मैं चाहूंगा कि आप यूट्यूब खोल के देखें, आप गूगल खोल के देखें एएच मुल्लर ने कितने अच्छे चित्र बनाए हैं। राय सिंह हुसैन मिर्जा को मार रहे हैं, जैत सिंह कामरान को युद्ध हरा रहा है, राव बिक्का के चित्र बने हुए हैं, वो इतने बेहतरीन बेहतरीन सब राजाओं पे चित्र बनाए हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। मुझे लगा इस बंदे को भी आपको दिखाया जाना चाहिए। ये एएच मुल्लर है जिन्होंने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। दिमाग में रहे भाई, एएच मुल्लर भी आपके। ये ढोला मारू का चित्र है। कल मैं आपको बता भी रहा था कि ढोला मारू वाले जो चित्र है वो आपको ऊंट के ऊपर एक महिला पुरुष मिलेंगे। तो ढोला मारू का चित्र है 1810 का, को नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर लगाया हुआ है। तो ये ढोला मारू है। ये खंजन पक्षी है, जिस पक्षी की अभी मैं बात कर रहा था कि जोधपुर चित्रकला में खंजन पक्षी का चित्रण ज्यादा किया गया, ये खंजन पक्षी है। ये भागवत पुराण हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जोधपुर में भागवत पुराण का चित्रण किया गया, बीकानेर में भागवत पुराण का चित्रण किया गया। तो ये भागवत पुराण से संबंधित अलग अलग दृश्य है, उनके अलग अलग चित्र हैं। आप देखना थोड़ा सा, जितने आप समझ सको उतने। ये दाना जो मैं आपको बता रहा था कि मानसिंह के टाइम में दाना की जो चित्रकारी, जिसमें मारवाड़ चित्रकला का अपने को वो दिखाई देता है, चरमोत्कर्ष दिखाई देता है, एक्सट्रीम है। ये पोलो खेलते हुए एक चित्र है, जब महिलाएं पोलो खेल रही है। अपने इसको पोलो नहीं बोलते थे, अपने बोलते थे चौगान। रानियों का पोलो खेलते हुए चित्र है, चौगान खेलते हुए एक चित्र बनाया हुआ है, जो आपके दाना ने बनाया था। ये साहिबदीन ने जो रागमाला मेवाड़ के अंदर रची थी, उस रागमाला का एक चित्र है। तो वैसे ही ढोला मारू वाले कंसेप्ट पे बनाया हुआ है, पर यह है रागमाला का चित्र है, रागिनी है वास्तव में। मारू रागिनी रागमाला का प्रकार है। मारू रागिनी साहिबदीन का बनाया हुआ चित्र रागमाला का है। वास्तव में उस्ता कला ये है। इधर वाली देखिए आप, ये जो सोने की डिजाइनिंग की हुई है, ये उस्ता कला है। पर चूंकि आजकल हम इसको समझने लगे उस्ता कला, इसलिए मैंने ये फोटो भी इसके साथ लगा दिया कि ताकि आपको ये भी बता दिया जाए कि यार ये ऊंट के इस पे भी, चमड़े पे भी इसको डिजाइनिंग कर दी गई, ये भी उस्ता कला है। वैसे ऊंट के मरने के बाद उसके चमड़े पे सोने की डिजाइन बनाई जाती थी, ये भी उस्ता कला है। तो वो भी ध्यान रखना। वो कुपियों वाला चित्र मुझे मिला नहीं, वरना मैं कुपियों वाला चित्र दिखाता आपको। ये बीकानेर पेंटिंग एक है जिसमें भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, और ये देख लो शाहदीन का बनाया हुआ एक चित्र है। अब बात याद रहेगी शायद आपके कि मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के अंदर रखा हुआ है। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं इसके अंदर। तो ये एक अच्छी सी पेंटिंग है। भगवान कृष्ण बजा रहे हैं आपके बांसुरी, और गायें उनकी तरफ आकर्षित होकर आ रही है। बीकानेर की फिर एक पेंटिंग है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली के अंदर रखी हुई है। वही मुस्लिम चित्रकारों की पेंटिंग है सारी की सारी। किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल है, इलाहाबाद म्यूजियम में रखी हुई है, जिसके अंदर राधा और कृष्ण पेविलियन के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कृष्ण राधा इन्हें पेविलियन, निहाल चंद की पेंटिंग है। मैंने अभी बताया था कि निहाल चंद ने राधा कृष्ण के चित्र बनाए थे। किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल है। ये बनी ठनी है। बनी ठनी की ये जो नाक में पहना हुआ है, इसको वेसरी कहा जाता है। बनी ठनी को एक बहुत अच्छे विद्वान हुए एरिक डिक्सन, उन्होंने बनी ठनी के लिए कहा था कि भारत की मोनालिसा है। मुझे लगा आपको मोनालिसा की पेंटिंग भी दिखाई जानी चाहिए। लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई एक पेंटिंग है मोनालिसा की पेंटिंग। हालांकि मैं तो जब मोनालिसा को देखता हूं तो मुझे लगता है इससे तो बेहतरीन अपने वाली है ये। इसमें ऐसा कुछ भी अलग से दिखाई नहीं देता। एक सिंपल सा महिला का फोटो है। अपने वाले ने खूब कलाकृतियां की है, खूब आप गहने वगैरह देखोगे, अंगुलियों की बनावट देखोगे, कितना सब कुछ किया। केवल चेहरा नहीं है इसके अंदर, बाकी भी सब की चीजें उतनी वैसी वैसी दिखाई दी। वास्तव में महिला बनी ठनी लग रही है।
पर चूंकि मोनालिसा फेमस होगी, मोनालिसा फेमस इसलिए है कि समझ नहीं आ रही कि मुस्कुरा क्यों रही है, क्या खुशी है इसके कि ये इतनी मुस्कुरा रही है। शायद राजस्थान जी की कंप्लीट होने वाली होगी इसलिए मोनालिसा मुस्कुरा रही होगी, जो भी कारण रहा हो। पर एरिक डिक्सन कहते हैं कि भारत की मोनालिसा। वास्तव में किशनगढ़ पेंटिंग को दो लोगों ने आगे बढ़ाया था, एक एरिक डिक्सन, एक बंदे का मैं नाम और बताना चाहूंगा आपको, फैयाज अली। तो कोई पूछे कि किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल पे किस किसने काम किया था, तो एरिक डिक्सन और फैयाज अली ने काम किया था। मोनालिसा पर हमने 1973 में 1973 में डाक टिकट जारी किया था, तो मोनालिसा पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है, ये भी याद रखना कि इस पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। मुम्बल का फोटो है, हम अक्सर अभी बात कर रहे थे महेंद्र मुम्बल का, तो जैसलमेर में भी हम पढ़ रहे थे कि मुम्बल के चित्र ज्यादा बनाए गए, तो ये जो फोटो है ये मुम्बल का चित्र है। अक्सर आपने देखे होंगे धोलामरू और मुम्बल वाले, हम पहचान नहीं पाते अचानक कि कौन सा है कौन सा नहीं, देख रखा है कि नहीं देख रखा है। अब आपने देखा तो आपके ढंग से समझ में आ जाएगा। ये अपनी मारवाड़ की चित्रकला है। मैं चाहूंगा कि आप ढंग से इसको याद कर लें, कल हम बाकी वाली कंक्लूड कर लेंगे।